मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम कंपनी के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं और हमने अभी तक कंपनी के प्रकारों में स्मॉल कंपनी यानी लघु कंपनी को पढ़ लिया है। आज हमारी चर्चा का विषय है सेक्शन 8 कंपनी यानी धारा 8 कंपनी, हम इसको हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की परिभाषा देखते हैं या कंपनी का अर्थ देखते हैं। धारा 8 कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसका निर्माण या निगमन कला, साहित्य, वाणिज्य, चिकित्सा, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक सेवा, धर्म आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। इस कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का लाभांश यानी डिविडेंड नहीं दिया जाता। कहने का मतलब है कि धारा 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका निर्माण हम अपने देश में क्या करने के लिए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए यानी पोइट्रीज, कविताओं को, नृत्य को, गायन को, जो देश में प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए होता है। वाणिज्य यानी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा यानी हमारे देश में अस्पतालों को खोलने के लिए, शिक्षा हमारे देश में स्कूल खोले जाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी नई नई चीज़ें हमारे देश में विकसित की जाए, उनका अनुसंधान हो और हमारा देश क्या हो, आगे बढ़ सके। सामाजिक सेवा के लिए और धर्म के जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो कंपनी स्टार्ट की जाती है उस कंपनी का नाम हम सेक्शन 8 रखते हैं, यानी उस कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी यानी धारा 8 कंपनी के नाम से जानते हैं और बुलाते हैं। कंपनी अधिनियम में इस कंपनी को धारा 8 कंपनी ही कहते हैं, इसके अलावा इसका कोई और नाम नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एक और बात है कि इस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनको किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया जाता है, यानी लाभांश नहीं दिया जाता है। अब लाभांश क्या होता है उसका वीडियो मैं आपको बना करके अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उदाहरण टाटा फाउंडेशन एंड रिलायंस फाउंडेशन। यहाँ पे ये दो जो भी फाउंडेशन मैंने नाम लिया है यानी टाटा फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन, ये सेक्शन 8 कंपनी के ही प्रकार है, यानी ये सेक्शन 8 कंपनी ही है जिसको टाटा कंपनी ने और रिलायंस कंपनी ने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, यानी सेक्शन 8 कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला, लाभ न कमाने वाली कंपनी, यानी यह कंपनी लाभ नहीं कमाती है, सेवा भाव से खोली जाती है। दूसरा, प्रमुख उद्देश्य सेवा होता है। आप लोगों ने समझा होगा और जाना होगा शुरुआत में ही कि कंपनी जो भी इस्टेब्लिश होती है, जो भी कंपनियां खोली जाती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम क्या करें, उससे अर्निंग करें, यानी उससे हम पैसा कमाएं अपना व्यवसाय स्टार्ट करके। लेकिन जो धारा 8 कंपनी है इसमें किसी भी प्रकार का इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि हम इस कंपनी को खोल करके पैसा कमाएं। दूसरा, केंद्र सरकार का अनुमोदन, यानी केंद्र सरकार की सहमति बहुत जरूरी होती है इस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। यहाँ पे मान लीजिए कि जब कभी भी हमको अपनी इस तरीके की कंपनी स्टार्ट करनी होती है, यानी सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। उसके बाद जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है तब हम इस कंपनी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। चौथा, किसी भी प्रकार की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप शेयर कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है इस कंपनी को स्टार्ट करते समय हमें किसी प्रकार की विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है कि हम उस पूंजी को लेकर के कंपनी को स्टार्ट करें। पांचवा, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो भी मेंबर्स होते हैं इस कंपनी में। लिमिटेड लायबिलिटी को मैंने पढ़ाया था और बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी आकस्मिक समय में किसी भी तरीके से जब कंपनी को क्षति होती है तो जो भी मेंबर्स होते हैं यानी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो पर्सनल संपत्ति है यानी उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर किसी तरीके से लायबिलिटी नहीं बनती है, यानी उनकी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाता है किसी भी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए कंपनी के यानी कर्ज को देने के लिए। छठवां और अंतिम है कि साझेदारी फर्म इस कंपनी की सदस्य हो सकती है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी साझेदारी फर्म है यानी पार्टनरशिप फर्म है तो अगर वो चाहती है कि इस कंपनी का मेंबर बने तो वो बन सकती है। कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे छूट दी हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि धारा 8 कंपनी का निर्गमन कैसे होता है और क्या होता है। धारा 8 कंपनी
किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन पर भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए निगमित की जा सकती है, यानी बनाई जा सकती है। इस कंपनी का निर्माण सर्वदा सेवा के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई कंपनी सेवा उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती बल्कि उसका उद्देश्य सेवा से अलग होता है, यानी प्रॉफिट कमाना होता है, तो वह धारा 8 कंपनी नहीं कही जा सकती और उसके लिए सरकार का अनुमोदन भी नहीं मिलता। यहाँ पे हमने सभी बातों को आसान भाषा में समझ लिया और जान लिया। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी जान लेते हैं। पहला, धारा 8 कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि अब वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेगी, तो आप लोगों को मैंने सुपर ही बताया कि फाउंडेशन, धारा 8 कंपनी फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल करती है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको धारा 8 कंपनी इस्तेमाल करती है। दूसरा, किसी भी लिमिटेड कंपनी को मिलने वाले सारे लाभ धारा 8 कंपनी को मिलते हैं, यानी जो सार्वजनिक कंपनी होती है, यानी जो कंपनी लिमिटेड कंपनी होती है, उसको जितने भी लाभ मिलते हैं वे सारे लाभ धारा 8 कंपनी को मिलते हैं। अब सार्वजनिक कंपनी को मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं, आप लोग सार्वजनिक कंपनी के वीडियोस को देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तीसरा, केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना धारा 8 कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम या फिर पार्षद अंतर्नियम में बदलाव नहीं कर सकती, यानी जब तक केंद्र सरकार कोई अनुमति नहीं देगा तब तक ये लोग उसमें बदलाव नहीं कर सकते। यानी कभी कभी कंपनी को आवश्यकता पड़ती है कि कंपनी की जो भी हेड ऑफिस है उसको चेंज किया जाए, या फिर कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें कुछ बदलाव की जाए, तो उसके लिए कंपनी को पार्षद सीमा नियम और कभी कभी कंपनी को कंपनी की अंतर सीमा नियम को क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, उसमें चेंज करना पड़ता है। तो इस समय जब कंपनी को चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अनुमति नहीं देती है तो चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी नॉर्मल कंपनीज होती हैं, यानी प्राइवेट कंपनी होती है, 1% कंपनी होती है या कोई पब्लिक कंपनी होती है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग या जो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है या हमारी जो भी मीटिंग्स होती हैं उसको हम लोग बुला करके हम लोग क्या करते हैं, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में अमेंडमेंट कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन इस कंपनी में किसी भी तरीके का इस तरह का प्रावधान नहीं है। अब आते हैं चौथे पे। अधिकतर धारा 8 कंपनी अपने नाम के आगे फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल करती है। पांचवा, धारा 8 कंपनी को निगमन पर केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी जब कभी भी धारा 8 कंपनी का निर्माण होगा तो केंद्र सरकार अपनी अनुमति के साथ इस कंपनी को एक लाइसेंस देगी, उसी के हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया लाइसेंस कब रद्द हो सकता है, यानी केंद्र सरकार लाइसेंस रद्द कर सकती है कब। पहला, जब कंपनी उद्देश्यों से अलग कार्य करती है, यानी कंपनी का उद्देश्य था सेवा भाव में काम करने के लिए और कंपनी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने और रुपया पैसा कमाने लगा, तो उस समय वो कंपनी अपने जो भी उसका मेमोरेंडम है, यानी मेमोरेंडम में क्या होता है, उद्देश्य दिया होता है, तो उसके अनुसार काम नहीं करती है, तब कंपनी को क्या किया सकता है, उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, कंपनी के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पे, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, धारा 8 कंपनी में उनको अगर कंपनी क्या करती है, उल्लंघन कर देती है उनका, यानी बिना बताए अपने पार्षद सीमा नियम में और अंतर नियम में उसने बदलाव कर लिया, या फिर उसने अपने उद्देश्यों से अलग हटकर काम कर लिया, या फिर उसमें किसी कंपनी को अपना मेंबर बना लिया, यानी फर्म को मेंबर बनाना है, अगर उसने कंपनी को मेंबर बना लिया, इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफॉल्ट कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा कि इस कंपनी का लाइसेंस केंद्र सरकार क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। तीसरा, सामाजिक हित के विपरीत कार्य करने पर, यानी कंपनी क्या करना है, सेवा काम करना है और कंपनी क्या कर रही है, समाज में मार झगड़ा करा रही है, यानी लूट करा रही है, चोरी करवा रही है, उस समय कंपनी के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।
चौथा, गैर कानूनी कार्य करने पर, यानी जो भी कानून के दायरे से बाहर ऐसा कोई काम करती है कंपनी, फ्रॉड करती है या फिर किसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के पैसे लूट लेती है, यानी कोई भी गैर कानूनी कार्य करती है कंपनी, तब उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि राज्य सरकार की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है कंपनी को लाइसेंस देने की या तो उसके लाइसेंस को रद्द करने की। अब इस कंपनी का समापन कैसे होता है? दो तरीकों से होता है। पहला स्वयं के द्वारा और दूसरा सरकार के द्वारा। यानी कंपनी के जब कभी भी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, जिस कार्य के लिए कंपनी का निर्माण किया गया है, तब कंपनी स्वयं को समाप्त कर लेती है। दूसरा सरकार के द्वारा। और सरकार के द्वारा कब समाप्ति होती है? जब कंपनी क्या करती है? नियमों का उल्लंघन करती है या कोई गैर कानूनी कार्य करती है, तब कंपनी को क्या किया जाता है? तब कंपनी को सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। अब यहाँ पे दो टॉपिक्स और हैं, कंपनी के लाभ क्या हैं और कंपनी की हानियां क्या हैं इस कंपनी को बनाने से। पहला लाभ पहला, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कोई भी हम लोग पैसा रख करके, यानी पेड अप शेयर कैपिटल को रख करके हम लोग इस कंपनी को, जरूरी नहीं है कि हमारी न्यूनतम पूंजी इतनी ही हमारे पास हो तब इस कंपनी को हम स्टार्ट कर सकेंगे। दूसरा, कर में छूट, हमें किसी प्रकार से टैक्स नहीं देना पड़ता इस कंपनी का निर्माण करते समय। तीसरा, स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती, यानी किसी प्रकार के हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें किसी प्रकार से जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है, हमें किसी प्रकार का स्टैंप ड्यूटी नहीं देना है। चौथा, स्वतंत्र अस्तित्व, यानी इस कंपनी में जो भी मेंबर हैं और कंपनी की जो भी अस्तित्व है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र अस्तित्व को मैंने कंपनी के अन्य वीडियोस में समझाया है, आप वहां जाकर के देख लीजिए, या तो मैं इस टॉपिक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको दे दूंगा, जाकर वहां देख सकते हैं। पांचवा, समितियों से ज़्यादा लाभ, यानी जो भी समितियां बनाई जाती हैं लोकल स्तर पे, उनसे ज़्यादा लाभ इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि ये कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। क्योंकि ये कंपनी है तो कंपनी में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो समितियों को नहीं मिलती हैं। हानियाँ, पहला, लाभांश नहीं मिलता, यानी जो भी नॉर्मल कंपनियां हैं, 1% कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी यानी व्यक्तिगत कंपनी है, तो जो भी उसमें मेंबर होते हैं उनको लाभांश मिलता है, क्योंकि उस स्थिति में कंपनी लाभ कमाती है तब उनको लाभांश मिलता है। इस कंपनी में लाभ कमाती ही नहीं है तो कंपनी लाभांश कहाँ से देगी? तीसरा, लाभ सदैव सेवा के लिए, यहाँ पे कंपनी जो भी लाभ कमाती है, यानी कंपनी जो भी पैसा किसी से लेती है डोनेशन के तौर पे, तो उस पैसे को कंपनी क्या करती है? सारा सेवा कार्य के लिए लगाती है। चौथा, केंद्र सरकार की अनुमति, यहाँ पे हर काम के लिए कंपनी को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, कोई विशेष काम कंपनी करती है तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कंपनी के प्रकारों के वीडियोस में हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।